हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कक्षा 9 के पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें मैं आपको जो है पदार्थ के बारे में बताया, फिर आपका जो है द्रव्य के बारे में बताया और पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया, जिसमें आपकी पदार्थ की 3 अवस्था बताया, ठोस, द्रव और गैस। इसमें हम आपके ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था का वर्गीकरण किया, बताया उसके बारे में। आज मैं बताने जा रहा हूँ पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था, देखिए इसकी तुलना हम पदार्थ की ठोस अवस्था से ही करेंगे। जैसे हम आपको पदार्थ के गुण के बारे में बताए थे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। अगर हम ठोस पदार्थ के बारे में बता चुके हैं, अगर हम द्रव अवस्था के बारे में कहें तो द्रव के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी ठोस के तुलना में कमजोर होता है। इस कारण द्रव के कण जो है थोड़ा स्वतंत्र होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं और गमन करते हैं, लेकिन अपना सतह, जो द्रव का सतह है, वह छोड़ करके बाहर नहीं निकलते। इसका कारण यह है कि द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह कमज़ोर होता है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं होता है कि यह कण जो है सतह छोड़ करके वायुमंडल में चला जाए। तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि द्रव अवस्था में द्रव के कणों के बीच की आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है और द्रव के कणों के बीच की दूरी जो होती है वह ठोस के तुलना में अधिक होती है। इसलिए द्रव के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, लेकिन अपना सतह छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार धारण कर लेता है, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यह आपका जो है पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में बात हुआ। अगर हम इसके द्रव के सामान्य गुण के बारे में हम देखें तो देखिए सबसे पहले आता है आकार और आकृति। आकार कहिए चाहे आकृति कहिए, और इसके साथ आकार, आकृति और आयतन के बारे में हम देखते हैं। आयतन, देखिए द्रव के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, इसलिए इनका आकार जो है वह क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। अगर 1 लीटर अगर हम जल लेते हैं, उसको जो है हम गिलास में रखें, चाहे जग में रखें, चाहे बाल्टी में, टब में रखें, तो जिसमें रखेंगे उसका आकार तो धारण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, ज्यों का त्यों होगा। दूसरा चीज आपका गुण इसका है वह घनत्व। दूसरा क्या है, घनत्व। द्रव का घनत्व ठोस, उसके ठोस रूप में जो घनत्व होगा उससे क्या होता है, कम होता है। जैसे आपका जो है जल ले लिए, जल या आपका जो है द्रव रूप में भी रहेगा और ठोस रूप यानी बर्फ के रूप में भी आपका रह सकता है। तो अगर इसके घनत्व के बारे में बात करें तो यह दोनों तो आपका जो है जल ही है, एक यहाँ पर ठोस रूप में है, दूसरा क्या है, द्रव रूप में है। तो अगर यह जल ठोस रूप में रहेगा तो उसका घनत्व अधिक होगा और द्रव रूप में रहेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। फिर आगे चलते हैं, संपीड्यता। सम तीसरा आपका है संपीड्यता। तीसरा आपका क्या है, संपीड्यता। जैसे आपको बताया गया है कि ठोस लगभग आपका क्या होता है, असंपीड्य होता है, ठीक वैसे ही द्रव भी आपका जो है क्या होता है, लगभग असंपीड्य होता है, लेकिन इसकी जो है संपीड्यता जो होती है वह ठोस के तुलना में क्या होती है, थोड़ा सा अधिक होती है।
ठोस की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। चौथा आपका है द्रव का द्रवणांक तथा क्वथनांक। द्रवणांक तथा क्वथनांक। देखिए, द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होते हैं। यानी अभी हम ठोस बताए हैं, तो ठोस पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन हम कहेंगे क्या, द्रव अवस्था का, अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होगा, ठोस की तुलना में कम होगा। फिर आगे चलते हैं, 5वां नंबर तरलता। तरलता यानी तरलता का मतलब बहने का गुण। द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जल है, अगर उसको हम फर्श पर गिरा दें तो वह चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव में जो है, द्रव आपका क्या है, जल जो है वह आपका जो चारों तरफ फैल जा रहा है, और जल आपका क्या है, द्रव है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि द्रव में बहने का गुण या द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है। अब इसके बाद 6वां आपका है विसरण। विसरण का मतलब यह हुआ कि द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। कोई भी आपका द्रव है, उसमें दो द्रव आपस में मिश्रित होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनमें बहने का गुण होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में एक लेते हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं क्या कि आपका जो है एक जल अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं जल, अगर जल को जो है हम एक क्रियाकलाप लेकर चलते हैं, यहाँ देखते हैं जल को जो है 2 बीकर में अगर हम ले लेते हैं, 2 आपका जो है बीकर है, चलिए बीकर ऐसे बना देते हैं। ये आपका जो है यह बीकर ले लिए, ये आपका बीकर है। इस बीकर में आपका जो है 2 बीकर ले लिए, और दोनों बीकर में हम क्या किए, जल डाल दिए। यहाँ तक हम जल भर दिए, यहाँ पर जल भर दिए। अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि एक मान लेते हैं, या बीकर एक पहला बीकर है और यह क्या है, दूसरा बीकर है। अगर पहले बीकर में हम स्याही डाल रहे हैं, और दूसरे बीकर में अगर हम शहद डाल रहे हैं, शहद, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर इसमें जो है स्याही, दोनों स्याही भी द्रव रूप में है, शहद भी आपका क्या है, द्रव रूप में होता है। तो हम क्या करें, इसमें जो है अगर पहले बीकर में हम स्याही डालते हैं और दूसरे बीकर में शहद हम डालते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि स्याही जो है कुछ ही समय में यह इस जल में चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन जब हम शहद डालते हैं, अगर हम यहाँ किनारे से शहद डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या कि शहद डालते हैं तो एक लाइन बनते हुए आकर के नीचे जो है लाइनिंग के रूप में, एक रेखा के रूप में शहद आकर के नीचे बीकर में नीचे बैठते जाता है। अब इससे निष्कर्ष क्या मिलना है, निष्कर्ष तो यह देखिए, इसका निष्कर्ष, यहाँ स्याही को स्याही डाले तो यह तुरंत आपका जो है जल में मिश्रित हो गया, ठीक है। लेकिन शहद को डालना है तो यह तुरंत आपका जो है जल में मिश्रित नहीं हो रहा, कुछ कुछ यहाँ मिश्रित होते हुए यहाँ नीचे आकर के बैठ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है क्या कि शहद का घनत्व जो है वह क्या है, अधिक है, और स्याही का घनत्व क्या है, कम है। तो जिसका घनत्व कम होता है उन द्रवों का विसरण जो है अधिक होता है, और जिसका घनत्व अधिक होता है, जिस द्रव का घनत्व अधिक होता है उसका विसरण क्या होता है, कम होता है। तो यह आपका घनत्व के तुलना के द्वारा जो हम बता दिए क्या कि विसरण जो है, कह सकते हैं क्या कि पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है। जिसका घनत्व कम होगा उसका विसरण अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका विसरण क्या होगा, कम होगा। यानी एक शब्द हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर
स्याही का विसरण अधिक है और शहद का विसरण क्या है, कम है, क्योंकि आपका जो है स्याही का घनत्व यहाँ पर कम है, शहद का क्या है, घनत्व अधिक है। अब देखते हैं थोड़ा सा ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है विसरण का। अगर हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं कि फिर हम 2 बीकर यहाँ पर ले लिए, 1 बीकर यहाँ लिए, इस दोनों बीकर में हम क्या किए, जल डालें। लेकिन अंतर क्या हुआ कि यह पहला बीकर है, इस पहले बीकर में हम क्या किए, गर्म जल डालें, गर्म जल। और यह जो है दूसरा बीकर आपका है, इसमें हम क्या किए, ठंडा जल डाल दिया, ठंडा जल रखे। अब इसमें जो है हम क्या करें, नीला थोथा, नीला थोथा जिसको हम कहते हैं क्या हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा ले और उस टुकड़े को हम क्या करें कि गर्म जल और ठंडे जल दोनों में हम उसको क्या किए, सेम टुकड़ा, एक ही साइज का टुकड़ा जो है दोनों जल में हम क्या किए, डाल दिए। आप देखते हैं कि यह गर्म जल है, अगर इसमें हम टुकड़ा डाल रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, कुछ ही समय में यह जो है जल आपका जो है नीला हो गया, क्या हो गया, नीले रंग का हो गया। और ठंडा जल नीला होने में अधिक समय लिया, क्या लिया, अधिक समय लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब यह हुआ कि गर्म जल में कॉपर सल्फेट नीला थोथा का विसरण क्या है, अधिक है, इसलिए जल्दी नीला हो गया। और ठंडा जल में इसका विसरण क्या है, कम है, इसलिए जल्दी आपका क्या हुआ हो, नीला नहीं हुआ। अब इससे निष्कर्ष यह निकलता है क्या कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर आपका जो है विसरण की गति आपका क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर विसरण की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर विसरण की गति बढ़ जाती है। तो देखिए विसरण यहाँ पर हम आपको बताया एक घनत्व पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ के घनत्व पर, दूसरा जो है ताप पर। अगर जिस पदार्थ का घनत्व अधिक है उसका विसरण क्या होगा, हो कम हो जाएगा, जिसका घनत्व कम है उसका विसरण गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ऐसे ही जो है अगर ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है और ताप कम रहेगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार हम और आगे कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर विसरण देखें, द्रव में ठोस का विसरण, द्रव में द्रव का विसरण। फिर इसी प्रकार जो है गैस भी आपका जो है द्रव में विस्तृत हो सकती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं क्या कि वायु लेते हैं, वायु में आपका जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी मिली होती हैं। यह आपका जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। जैसे जलीय जीव भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विसरण आपका द्रव का ठोस में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका गैस का गैस में विसरण होगा, फिर गैस का द्रव में भी क्या हो जाएगा, विसरण होता है। तो यह तो हुआ आपके विसरण के बारे में। इसके बाद से अगर हम चल रहे हैं, यह आपका छठवां हुआ विसरण, यानी पदार्थ, द्रव पदार्थ चाहे कहें क्या कि द्रव अवस्था की विशेषता हम पढ़ रहे हैं, या द्रव पदार्थ की विशेषता पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं द्रव का जमना, द्रव का जमना, द्रव का जमना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। यानी कोई भी आपका द्रव है वह जो है ठोस के रूप में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं क्या हो, द्रव का जमना, ठीक है। जैसे जल है, जल को अगर हम ठंडा करते हैं तो वह बदल जाता है किसमें हो, बर्फ में। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या हो, जल का जमना। फिर आपका जो है इसके बाद से जो है अगला आपका गुण है वह है 8वां नंबर, वाष्पन। वाष्पन
वाष्पन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी द्रव का कमरे के ताप पर, किसी भी द्रव का कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे ताप पर वाष्प में बदलना कहलाता है क्या हो, वाष्पन। यानी कोई भी पदार्थ अगर हम यहाँ पर जल ले लिए इस बर्तन में, ठीक है, इसको कमरे के ताप पर रखा जाए या जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम ताप पर अगर इसको रखा जाए तो हम देखेंगे क्या कि इस द्रव के कण जो है वह वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है, वाष्प में बदल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्या हो, वाष्पन। यानी वाष्प बदल करके वायुमंडल में चले जाते हैं। इस क्रिया को हम कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहेंगे क्या हो, वाष्पन, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं वाष्पन या प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। देखिए वाष्पन जो है एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पन के लिए कोई आपको कुछ काम नहीं करना है, यह अपने आप वाष्पन प्रक्रिया हमेशा सदैव होती रहती है, चाहे उसका ताप जो भी हो। यानी पहला हम कह सकते हैं क्या कि वाष्पन के बारे में कि वाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, यह सभी तापों पर होती है, यह सभी तापों पर होती है, चाहे उसका क्वथनांक कुछ भी हो, अधिक हो चाहे कम हो, ठीक है, यह प्रत्येक ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं कि पहला तो यह हुआ क्या कि यह स्वतः प्रक्रिया है। दूसरा आपका स्वतः प्रक्रिया है। दूसरा हुआ क्या कि यह प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन जो है प्रत्येक ताप पर होती है। तीसरा जो है वह जो है कि वाष्पन की प्रक्रिया जो है इसकी केवल सतह पर होती है। अब देखिए इसका यह बर्तन में रखा हुआ है तो इसका सतह आपका यहाँ है। अब वाष्पन क्रिया जो है इसी सतह पर से क्या होती है, संपादित होती है। तो इसको हम कहेंगे क्या कि वाष्पन द्रव के सतह पर होती है। फिर आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह है वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। यानी जब भी वाष्पन होगा तो क्या होगा, हो ठंडक उत्पन्न होगी, ठंडक उत्पन्न होती है। अब इसका मतलब समझिए, एक तो यह तो समझ रहे हैं कि यह अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। यह वाष्पन जो है प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन जो है केवल द्रव के सतह पर से यहाँ से होगी, इस चारों तरफ से नहीं होगी। फिर आपका वाष्पन से आपका क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। अब देखिए ठंडक उत्पन्न का मतलब क्या हुआ, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि जैसे आपके हाथ पर जो स्प्रिट गिर जाए तो स्प्रिट गिरते ही वह स्प्रिट क्या हो जाता है, तुरंत आपके हाथ पर से गायब हो जाता है, ठीक है। और गायब होने के बाद से जैसे वह गायब होता है आपको ठंडक महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आपका जो है स्प्रिट का कहिए चाहे ईथर कहिए, ईथर का क्वथनांक जो है बहुत कम होता है। उसका क्वथनांक लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए यह ईथर जो है जैसे ही आपके हाथ पर पड़ता है तो ईथर क्या करता है, आपके शरीर के टेम्परेचर को ग्रहण करके वाष्प में बदल जाता है। ईथर क्या करता है, आपके हाथ से जहाँ अगर हाथ पर ही मान लेते हैं यहाँ पर गिर गया तो यहाँ गिरते ही या क्या करेगा, यहाँ से हाथ से शरीर से टेम्परेचर लेकर के वाष्प में बदल जाता है। और यहाँ पर आपके हाथ यहाँ पर से वाष्पित होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए वह क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। एक और उदाहरण अगर हम देखते हैं कि जैसे आप जो है सुराही में पानी रखते हैं, सुराही में पानी रखते हैं तो वह पानी आपका क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि जैसे आपका सुराही आपका ले लिए, अगर उसमें आप पानी रख रहे हैं तो आप देखेंगे क्या कि सुराही के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र के माध्यम से
आपका जो है पानी के कण जो है ये बाहरी सतह पर आ जाते हैं। यानी आपका देखेंगे जब भी पानी रखेंगे तो सुराही जो है आपका भीग जाता है और इस सतह पर आ जाता है, और सतह पर आने से क्या होता है, यह अब यहाँ पर सतह पर आ गया। अब यहाँ से एक कण जो है क्या होते हैं, अपने आप जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, वाष्पित होते रहते हैं। और वाष्पित होंगे तो क्या होगा कि अंदर से वह टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, जिससे पानी आपका क्या होता है, ठंडा महसूस होता है या ठंडा रहता है। तो सीधे हम कह सकते हैं क्या कि वाष्पन प्रक्रिया से आपको क्या होता है कि ठंडक उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखते हैं वाष्पन की क्रिया की व्याख्या, यानी सीधे कहें आगे वाष्पन की देखें वाष्पन क्रिया की व्याख्या। आप देखिए वाष्पन क्रिया की व्याख्या। देखिए यह आपका जो है बर्तन ले लिए, इसमें जो है आपके जो है जल के कण हैं, ठीक है, जल ले लिए, जल ही ले लेते हैं, यह कण है। अब यह आप जानते हैं क्या कि जल के कण जो है क्या करते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, और गतिशील रहते हैं तो गतिशील होंगे। अगर मान लेते यह जल का एक कण है, एक यह है, तो यह जो है गतिशील है तो आकर के इससे टकराएगा, फिर यह जब जैसे ही टकराएगा इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, फिर इससे टकराएगा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इस गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी यह कण जो है आपका ऊपर आएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका कण क्या होगा, ऊपर आएगा। फिर जो है ऊपर आपका जो है यहाँ पर वायु मंडल है, वायु है, वायु में भी आपके कण है, उनके कण से भी यह क्या करेगा, यहाँ पर सतह पर टकराएगा। ऐसे ही टकराते टकराते इस किसी कण की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इनके बीच लगने और कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और जो है क्या होता है कि यह कण जो है, जल का कण जो है इस सतह छोड़ करके वाष्प में बदल जाता है। यही आपका जो है वाष्पन की प्रक्रिया है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते रहते हैं तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले कण की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और इनके आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और जल के कण जो है वाष्प में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही आपका जो है परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसको कहते हैं क्या हो, वाष्पन। अब देखिए अब वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यह वाष्पन जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो है आपका जो है, पहला अगर हम कहते हैं कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तो कारक है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, जैसा द्रव रहेगा उसके अनुसार जो है उसकी वाष्पन की गति होगी। जैसे अगर हम ले लेते हैं ईथर और दूसरा लेते हैं जल। अब देखिए अब यहाँ पर ईथर और जल दोनों अलग अलग आपका पदार्थ है। ईथर का वाष्पन जो है तीव्र होता है और जल का वाष्पन जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। अगर दोनों की तुलना करें तो अब इसका कारण क्या है, इसका जो है क्वथनांक आपका जो है कम है, 34 डिग्री सेल्सियस है, और इसका क्वथनांक जो है वह क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। आपका ईथर का क्वथनांक जो है क्या है, 34 डिग्री सेल्सियस है, और जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए इसका क्वथनांक कम है,
इसलिए इसका जो है वाष्पन जो है तीव्र गति से होगा और इसका क्वथनांक ज़्यादा है, इसलिए इसका वाष्पन क्या होगा, वो धीमी गति से होगा। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर अलग अलग आपका द्रव है तो जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पन तीव्रता से होगी और जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसका वाष्पन जो है धीरे धीरे होगा। फिर आपका कहते हैं द्रव का ताप, द्रव का ताप, दूसरा आपका जो है द्रव का ताप, ठीक है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो आपका वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी, तीव्रता से होगी। यानी जिस द्रव का ताप अधिक होगा उसका वाष्पन तीव्र हो जाएगा, जिसका कम होगा उसका क्या होगा, वाष्पन धीमी गति से होगा। फिर आगे चलते हैं तीसरा आपका जो है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वाष्पन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही निर्भर करता है। क्यों, आपको पहले ही बताया गया है क्या कि वाष्पन जो है सतह पर से ही होता है, या आपका जो है एक बर्तन यह है, दूसरा बर्तन हम यह ले लिए। अब यहाँ पर सतह इतना है और यहाँ पर सतह आपका यहाँ तक है, तो यहाँ पर सतह क्षेत्रफल आपका क्या हो गया हो, यहाँ पर अधिक हो गया, तो यहाँ पर वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर वाष्पन दर घट जाएगी। ऐसे भी कहें जैसे आप कपड़ा साफ करते, कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद से आप क्या करते हैं, कपड़े को निचोड़ते हैं, निचोड़ करके क्या करते हैं कि किसी रस्सी पर जो है उसको फैलाते हैं। अगर निचोड़ करके वैसे ही रख दें, एक जगह रख दें, तो वह जल्दी आपका नहीं सूखता है, और उसी को हम क्या कर दें, फैला दें, तो वह क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। इसका कारण यह है कि इसको निचोड़ कर रखने पर यह जो है क्षेत्रफल कम कवर करता है और इसी को फैला देने से सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए जो है कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पर कपड़ा को फैला दिए तो वाष्पन की दर क्या हो गई, बढ़ गई, और यहाँ पर ऐसे ही निचोड़ करके रखे हुए हैं तो सतही क्षेत्रफल कम है, इसलिए वाष्पन आपका क्या होगा, धीरे धीरे होगा, वाष्पन की दर घट जाएगी। चौथा है वायु का वेग, वायु का वेग। एक चीज यहाँ देखते हैं, जैसे आपका जो है एक चीज और जान लीजिए, यह अगर मान लेते हैं बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ पर आपका जो है जल भरा हुआ है, जल पहले रहा है, जल भरा हुआ है, तो देखिए जब यह इस जल के कण वाष्पित होंगे तो वाष्पित होकर के आकर के इस जल के सतह पर ही रहते हैं, सतह पर कुछ स्थान तक रहते हैं। क्यों रहते हैं कि ऊपर से जो है वायुमंडलीय दाब आपका है, वायुमंडलीय दाब जो है इसको जो है नीचे दाबे रखता है, ठीक है। इसलिए यह जब जल जो है वाष्पित होगा तो वाष्पित होकर के इसके सतह पर ही यह जल के कण जो है वाष्प के रूप में रहते हैं, क्योंकि ऊपर से वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब इसको बाहर जाने नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर वाष्प आपका है, वाष्प यहीं पर है, वाष्पित जो जल हुआ यहीं पर इकट्ठा हुआ। अगर यहाँ से अगर हम हवा का दबाव दे रहे हैं तो यह वाष्पित कण जो है आकर के इधर चला आता है, फिर यहाँ जगह खाली हो गया, तो जगह खाली हो गया तो फिर यहाँ वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या छोड़िए, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लेते हैं कि आप जो है फर्श को धोते हैं, फर्श पर पानी रहता है, धोते हैं, उसके बाद से आप पोछा लगा देते हैं, पोछा लगाने के बाद से पंखा चला देते हैं। जैसे ही पंखा चलाते हैं तो वाष्पन की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम वायु का वेग अगर प्रवाहित करें तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बरसात के दिनों में कपड़ा नहीं सूखता है तो कपड़ा को क्या करते हैं, हम घर के अंदर ही फैला देते हैं और फैन चला देते हैं। फैन चला देने से क्या होता है, कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर वायु का वेग प्रवाहित कर रहे हैं
तो आपका वाष्पन की गति क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। फिर कहें आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता देखिए, अगर वायुमंडल में जल वाष्प मिला हुआ है तो हम कहेंगे क्या कि वह आर्द्रता है। अगर वायुमंडल में जल वाष्प मिला हुआ है तो उसको हम कहेंगे क्या, उस वायुमंडल को हम कहेंगे क्या हो, आर्द्र। देखिए आर्द्र, आर्द्र वायुमंडल में, ठीक है, या वायुमंडल में आर्द्रता है तो वाष्पन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, यानी वाष्पन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, अगला जो है एक शब्द वाष्पन पढ़े, इसका इसी से संबंधित एक मिलता जुलता है, वह क्वथन और क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक, क्वथन और क्वथनांक। देखिए क्वथन और क्वथनांक में आप देखिए एक शब्द अभी पढ़े, क्या हो, वाष्पन। वाष्पन, तो वाष्पन में यह बताया क्या कि कोई भी द्रव है वह उसके अपने क्वथनांक से कम ताप पर अगर वाष्प में बदलता है तो उसको हम कहते हैं क्या हो, वाष्पन। ठीक है, और क्वथन में भी आपका जो है द्रव जो होता है वो वाष्प में बदलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर यहाँ पर हम वाष्पन से ही लेकर चलते हैं। अभी हम आपको बताएं कि आपका जल भरा हुआ है इस बर्तन में, और यह जल के कण जो है हर एक ताप पर यहाँ पर जो है वाष्प में बदलते रहते हैं, और वाष्प में बदल करके इसी सतह पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। अब देखिए, अब यहाँ पर ऊपर से वायुमंडलीय दाब है और यहाँ जल जो वाष्प बदल रहा है, वाष्प बदल करके सतह पर आकर खड़ा हो रहा है, तो यह वाष्प जो बदला हुआ है, द्रव का कण, जल का कण जो वाष्प बदला हुआ है, यह वाष्प भी क्या करेगा, इस द्रव के सतह पर इस द्रव के सतह पर दाब डालेगा। इस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब देखिए यह वाष्प दाब, यह और वायुमंडलीय दाब, ठीक है, दोनों जिस ताप पर बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उस ताप को हम कहेंगे इस द्रव का क्वथनांक, और यह प्रक्रिया कहलाएगी क्या हो, क्वथन। यानी अब देखिए क्वथनांक की परिभाषा, सबसे पहले क्वथनांक की परिभाषा देखें। क्वथनांक की परिभाषा क्या हो गया कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी अगर हम क्वथनांक की परिभाषा कहें तो कहें वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव का क्वथनांक, यानी उस ताप पर आपका द्रव उबलने लगता है, और उस प्रक्रिया को कहेंगे क्वथन, और उस ताप को कहेंगे क्या, द्रव का क्वथनांक। तो यह आपका जो है क्वथनांक के बारे में हुआ। यानी क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम, यह आपका जो है, फिर आगे देखते हैं, यह आपका जो है जल ले लिए, अब इस जल को जो है हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो यह क्या होगा, हो जल के कण वाष्प में बदलेगा, और वाष्प में परिवर्तित होकर के इसी जल के सतह पर एकत्र रहता है, और इस द्रव पर क्या करता है, दाब डालता है, जिसको हम कहते हैं क्या हो, वाष्प दाब। अब नीचे से इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म कर रहे हैं तो इसका ताप बढ़ते जाएगा, और ऊपर से जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय
दाब है। यह वायुमंडलीय दाब जो है, जब यह वाष्प दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर यहाँ गर्म कर रहे हैं, जिस ताप पर, उसी ताप को हम कहेंगे क्या हो, इस द्रव का क्वथनांक, और यह प्रक्रिया कहलाएगी क्या हो, क्वथन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही इस द्रव का ताप जो है इस द्रव के क्वथनांक पर पहुंच जाता है, क्वथनांक पर पहुंच जाता है, तो जितना आपका द्रव का कण है, जल का कण है, वह सब जो है वाष्प बदलना शुरू हो जाता है, और यहाँ से हर एक सतह से, हर एक जगह से आपके बुलबुले क्या होते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी हम कहें क्या कि क्वथन जो है, चाहे क्वथनांक, क्वथन जो है एक निश्चित ताप पर होता है, और हर एक पदार्थ का क्वथनांक क्या है, अलग अलग है। जैसे अभी कहे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, और ईथर का क्वथनांक क्या है, 34 डिग्री सेल्सियस है। तो यह हुआ आपके वाष्पन और क्वथन में अंतर देखते हैं। क्या अंतर है, कह सकते हैं क्या, पहला जो है कि वाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पन क्या है, वाष्पन, और यहाँ पर लिखते हैं अगर क्वथन, तो कह सकते हैं क्या कि वाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, और यह जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। फिर कह सकते हैं दूसरा कि यह जो है एक निश्चित ताप पर होता है। क्वथन क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है, और यह जो है प्रत्येक ताप पर होता है, यह प्रत्येक ताप पर होता है, और यह एक जो है दूसरा एक निश्चित ताप पर होता है। यानी हर एक द्रव का क्वथनांक क्या है, अलग अलग है। फिर हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर वाष्पन में जो है, वाष्पन प्रक्रिया जो है द्रव के सतह पर होती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि यह क्वथन जो है द्रव के भीतर हर एक कण का होता है। वाष्पन जो है प्रत्येक कण का होता है, प्रत्येक कण का होता है। फिर आगे कह सकते हैं क्या, यह जो है वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है, और इसमें आपका जो है ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। देखिए यह तो आपका हुआ जो है द्रव अवस्था के सामान्य गुण, जिसमें आपको जो है बताया गया कि आपका जो है सबसे पहले आकार और आकृति देखा गया, उसके बाद से जो है देखा गया घनत्व, उसके बाद से संपीड्यता, द्रव का क्वथनांक और द्रवणांक, तरलता, विसरण के बाद से आपको बताया गया वाष्पन, वाष्पन के बाद से आपको जो है वाष्पन की क्रिया बताया गया। वाष्पन जो है किस पर निर्भर करता है यह बताया गया, यानी कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया गया। फिर आपका क्वथन और क्वथनांक बताया गया। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था है पदार्थ की गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था। अब देखिए यह गैसीय अवस्था अब बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आप पहले जो है ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी पदार्थ जब गैसीय अवस्था में रहता है, तो उनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है वह नगण्य होता है। नगण्य यानी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल लगभग नहीं लगता है, और कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, यानी अंतरा अणु का स्थान बहुत अधिक होता है, और अंतरा अणु आकर्षण बल जो है नगण्य होता है। इसलिए गैस के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, या ऐसे भी कहें क्या कि गैस के कण जो है पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, यानी कोई भी कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाता है। जो कण चाहे जिस गति में चाहे जिस दिशा में चाहे उधर क्या करता है, गति करता रहता है। इसलिए गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है,
अनिश्चित होता है। अगर मान लेते हैं 1 kg अगर हम कोई भी गैस ले रहे हैं और उसको जो है अगर 4 लीटर के बर्तन में उसको रखें और फिर उसी गैस को जो है 5 लीटर के बर्तन में रखें तो गैस का वजन तो 1 ही kg रहेगा, लेकिन उसका आयतन जो है अगर 4 लीटर के बर्तन रखेंगे तो उसका आयतन 4 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर के बर्तन रखेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, उन कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, इसलिए गैस के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, जिसके कारण गैसों की आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब देखिए गैसों के सामान्य गुण में आते हैं। गैसों के सामान्य गुण, तो सबसे पहले हम आकृति और आयतन तभी बता चुके क्या कि गैस का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आयतन और आकार क्या करता है, धारण कर लेता है। फिर घनत्व अगर देखते हैं तो गैसों का घनत्व जो है ठोस और द्रव के तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर जो है गैस का द्रवणांक और क्वथनांक देखें। देखिए द्रवणांक और क्वथनांक अगर कहते हैं सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होता है, कम होता है। कमरे के ताप से क्या होता है, कम होता है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि गैसों का द्रवणांक और क्वथनांक जो है ठोस और द्रव की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर आगे देखते हैं संपीड्यता। देखिए अब यहाँ पर संपीड्यता के बारे में अगर कहें कि गैस में अभी बताया क्या, गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है और इसलिए अगर इसको हम क्या करें, अगर 5 लीटर के बर्तन में रखे हुए हैं तो अगर हम इसको चाहें कि 4 लीटर के बर्तन में रखें तो हम रख सकते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, दबा करके, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, छोटे आयतन में भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको छोटे आयतन में रखें तो कण क्या हो जाएंगे, और नज़दीक हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि गैसों की संपीड्यता क्या होती है, अधिक होती है। फिर आगे देखते हैं ऊष्मा और ठंडक, यानी ठंडा करें या ऊष्मा दें। अगर गैस को अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैस को ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या होगा, गैस का क्या हो जाएगा, प्रसार होगा या गैस क्या होगा, और फैलेगा। अगर इसको हम ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं, इसका संकुचन होगा, यानी कण जो है और नज़दीक क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं गैसों का विसरण। देखिए अब देखिए इनका विसरण बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है कि गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक गैस जो है दूसरे गैस के रिक्त स्थान में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसलिए गैसों का विसरण जो है बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे अगर आप जो है एक कमरे में किसी एक कोने में या किसी कमरे के एक कोने में अगर आप अगरबत्ती जला दें तो कुछ ही समय में पूरे कमरे में वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका कारण यह है कि वह आपका जो है अगरबत्ती गैस के रूप में चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका विसरण की दर क्या है, अधिक है। फिर आगे है गैस का दाब। देखिए दाब का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी गैस है किसी बर्तन में अगर हम रखे हुए हैं तो यह बर्तन के दीवारों पर क्या करता है, दाब लगाता है, बल लगाता है। सीधे कहिए बल लगाता है। अब देखिए यह लगाया गया बल अगर एकांक आयतन में जितना भी बल लगाता है वह बल कहलाता है गैस का दाब, ठीक है। यानी हम इसकी परिभाषा दें, हम कर सकते हैं क्या, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो यह तो हुआ आपके जो है पहला चैप्टर में पदार्थ की 3 अवस्था
ठोस, द्रव और गैस अवस्था की व्याख्या और उनके गुण के बारे में पढ़ा गया। अगले वीडियो में आपको जो है हम अवस्था परिवर्तन के बारे में बताएंगे। जैसे आपका ठोस है तो वह द्रव में बदल गया, द्रव आपका गैस में, फिर गैस आपका जो है द्रव में, द्रव आपका फिर ठोस में। यह परिवर्तन कहलाएगा क्या हो? अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा।